चलमणोवमं गतिं प्राप्ते वोच्छामि समयपाहुरे गाथा पढ़िए। याद नहीं है? ऐसे याद है, ऐसे याद नहीं, मतलब एकदम कंठस्थ। किसको याद है? चलिए एक साथ पढ़ेंगे अब, हैं? हाथ जोड़िए और जोर से एकदम। अरस मरुवम गंधम अवत्तम चेदना गुणमसतम जान अलिंग गहनम आजो बेटा आजो। कितने बोल हो गए हमारे ये गाथा 49 में? कितने बोल हो गए? 6 बोल करके 5 इंद्रियों के विषयों संबंधी 6 पंजे 30 बोल। उसके बाद हमने किसके लिए थे? अनिर्दिष्ट संस्थान के। अनिर्दिष्ट संस्थान के कितने बोल थे? 4 बोल थे। उसके बाद किसके बोल लिए हमने? अव्यक्त के। अव्यक्त के कितने बोल थे? नहीं 6 ही होंगे। 6 बोल थे। अव्यक्त के 6 बोल कौन सुना सकता है? है कोई ऐसा इंटेलिजेंट बच्चा? अव्यक्त के 6 बोल नोट किए आप लोगों ने कॉपी में? कॉपी में किस किसने नोट किए हैं? हाथ खड़ा करो। अच्छा आपकी तो थी, बाकी तो बताओ। नहीं किया किसी ने भी? अच्छा चलो एक बार पढ़ते हैं फटाफट। 6 के 6 बोल निकल गई बेटा गाथा। अब अव्यक्त विशेषण को सिद्ध करते हैं। मिल गया? मिल गया? पहला बोल क्या था? देखो हर एक में व्यक्त की परिभाषा चेंज हो रही है। पहले बोल में व्यक्त किसको कहा था? ये षट द्रव्यात्मक लोक जो ज्ञेय है वो व्यक्त है और आत्मा उससे भिन्न है, इसलिए पहला बोल याद हो गया। गायक सुनाएगा बेटा? पहला बोल इधर से कौन सुनाएगा? अनिमेशा सुनाएगी। इधर देखो इधर। हाँ स्वरूप जो लोक है वो ज्ञेय है और व्यक्त है और उससे जीव जो है वो अन्य है। बहुत बढ़िया। अब सुनाओगे अनिमेशा? से जो जीव है वह ज्ञेय लोक है ना। लोक क्या है? षट द्रव्यात्मक जो लोक है वो क्या है? ज्ञेय है, व्यक्त है। ठीक है, यानी यहाँ ज्ञेय को व्यक्त कहा। ज्ञेय तो पता है ना क्या? लोकालोक ज्ञेय है और मैं उससे अन्य हूं, इसलिए अव्यक्त। ये पहला बोल अव्यक्त का। ठीक है, 6 द्रव्यों से अपने को भिन्न जाना। आ गया समझ में? अब सुनाओगे? कौन सुनाएगा इधर से? गायक सुनाएगा बेटा? सुनाओ। 6 द्रव्यों से भिन्न। लोक किसे कहते हैं? ज्ञानम बता। लोक किसे कहते हैं? विश्व किसे कहते हैं? 6 द्रव्यों के समूह को लोक कहते हैं ना। तो इसलिए हमने बोला षड द्रव्यात्मक जो लोक है वो ज्ञेय है, व्यक्त है। आत्मा उससे अन्य है, इसलिए अव्यक्त है। जो व्यक्त नहीं है वो अव्यक्त है। पहला बोल आ गया समझ में सबको? याद हो गया बेटा? दूसरा बोल दूसरे बोल में कहा कषायों का समूह जो भावक भाव वो व्यक्त है। क्या कहा? वो व्यक्त है। क्योंकि अज्ञानी जीव को ये तो पकड़ में आया, क्रोध मान माया लोभ, मुझे गुस्सा आ रहा है। ठीक है, ये भाव तो पकड़ में आए, लेकिन अपना ज्ञायक भाव पकड़ में नहीं आया। इसलिए कहा है कषाय भावों का जो समूह है जिसको हम कहते हैं भावक भाव। कल कौन बताएगा अपनी कॉपी में से देख के भावक भाव क्या है? हमने लिखवाया था, बताओ आज्ञा। भावक मतलब परिणाम आने वाला। हाँ, भावक तो है मोह कर्म का उदय। ठीक है,
और उसके उदय का जो विपाक है, माने उसका जो फल है, वो उसका भाव है। किसका भाव है? भावक का भाव। भावक मोहकर्म, मोहकर्म के उदय का विपाक वो हो गया भावक का भाव। हमने शुरू में लिखवाया था ना आपको, जैसे क्रोध प्रकृति का उदय, ये हो गया भावक, और क्रोध प्रकृति के उदय का जो विपाक, वो क्रोध नामक भाव। हमने गौमटसार कर्म कांड की गाथा 6 आपको बताई थी। तत्सत्ति भाव कम्मम कि द्रव्य कर्म क्या है और भाव कर्म क्या है, वहां पे बताया है। तो गाथा मुझे याद नहीं है, लेकिन आप कोट कर लेना कहीं पर ये गाथा। जीव वो कर्म कांड की गाथा नंबर 6, गौमटसार कर्म कांड की गाथा 6, जहाँ द्रव्य कर्म क्या होता है, भाव कर्म क्या होता है, वो बताया कि उसकी जो शक्ति है कर्म की, शक्ति किसे कहते हैं? फलदान क्षमता, अनुभाग, वो भाव कर्म है। तो 2 याद हो गए। कषायों का समूह जो भावक भाव, वो व्यक्त है, और आत्मा उससे अन्य है, इसलिए अव्यक्त है। दूसरा बोल कौन सुनाएगा? अदिति सुनाएगी। कषायों का जो समूह है उसमें भावक भाव रूप है, वो व्यक्त है, और जीव उससे अन्य है। डायलॉग तो बड़े लंबे लंबे याद कर लेती हो, हैं? अनिमेशा सुनाओ बेटा। दशाओं का जो समूह है वह किसका समूह? हाँ, और दशाओं का कह रही, दशाओं का। कषायों का जो समूह है वह भावक भाव है, और जीव उससे अन्य, वो व्यक्त है। पहले आप व्यक्त बताएंगे, फिर अव्यक्त पता चल जाएगा। समझ में आ रहा है? वह व्यक्त है और जीव उससे अन्य है, इसलिए वह अव्यक्त है। अच्छा देखो, दूसरा आप लोग मेहनत कर रहे हैं, बहुत सराहनीय है, क्योंकि वो क्वेश्चन ही बड़े से कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस थे जो मैंने दिए थे कि व्यवहार न नहीं माने तो क्या आपत्ति आएगी, वो है। लेकिन अब आपने इसमें आपकी अपनी प्रेजेंटेशन काम करेंगी। बहुत ज़्यादा बड़ा लिखने की ज़रूरत नहीं है, टू द पॉइंट लिखो। मुझे उतना बड़ा नहीं चाहिए, जितना आप उतना बड़ा लिखोगे उसमें कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। मुझे बस ये पता चलना चाहिए कि आपको स्पष्ट हो गया, आप कम शब्दों में एग्जामिनर को कैसे कन्विंस कर सकते हैं कि हाँ मैं इसके बारे में पूरे अच्छे से क्लियर हूँ, मुझे कंसेप्ट क्लियर है। ठीक है, ये आपकी कला होती है, लेखन की कला। वही बात होती है, सभी बच्चे एक जैसा पढ़ते हैं, एक जैसा जानते हैं, लेकिन आपकी जो प्रेजेंटेशन है, आपका प्रस्तुतिकरण सार गर्भित, प्रिसाइज, कम शब्दों में अधिक बात को कहने की सामर्थ्य वो आप में होनी चाहिए। इसीलिए आपका एक क्वेश्चन आता होगा इंग्लिश में, जैसे कोई एक बड़ा 100 वर्ड्स का एक पैराग्राफ दिया, उसको 1/3 में आपको प्रिसाइज करना है, संक्षेप करना है। होता क्या है, जैसे एक ना आपको एक पैराग्राफ दे दिया 100 वर्ड्स का, आपको उसको पढ़ के उसको कंप्राइज कर, मैंने क्या बोलते हैं उसको, नोट मेकिंग होता है वो। तो यही तो नोट मेकिंग है कि कम शब्दों में लिखो। ठीक है, अब जैसे वो कहानी लिखी एक दूसरे वाली, बंदर वाली, सिद्धांत सही नहीं घटित किया, उनका इच्छाएं बहुत है। अरे बंदर इच्छा की वजह से थोड़ी था, वो बात ठीक है, लोभ था उसका, लेकिन यहाँ उसका ज्ञान क्या था? बंदर वाली कहानी में क्या ज्ञान था उसका, बताओ। ज्ञान हम बताएगा, 1 मिनट बताओ। वो मीटिंग छोड़ नहीं रहा था और उसे लग रहा था कि कोई भूत और उसे पकड़ रखा, अगर वो अपना हाथ छोड़ता तो उसका हाथ निकल जाता। बस इतनी सी बात थी। भ्रम क्या हुआ कि मुझे घड़े ने पकड़ लिया। पकड़ा किसी ने नहीं, इसकी अपने बेवकूफ़ी, लोभ के कारण, अज्ञान के कारण। इसको ये समझ में नहीं आ रहा कि मैं मुट्ठी खोलूं तो भी मेरा हाथ बाहर आता है। भ्रम क्या हुआ कि मुझे घड़े ने पकड़ लिया, ये भ्रम है। ऐसे जीव को क्या भ्रम है कि मुझे पुत्र पुत्री ने, माता पिता ने, भाई बहन ने, परिवार ने, कर्म ने पकड़ रखा है, मैं बंधा हुआ हूँ इनसे, जबकि किसी से नहीं बंधा, ये अपने अज्ञान से, अपने मोह से बंधा है। दूसरी बात, उसमें उसके लोभ की आ सकती है, लेकिन लोभ की बात तो तब करें जब पहले उसका भ्रम छूटे। तो पहले तो वो भ्रम छोड़े कि इसने नहीं पकड़ा, फिर वो बुद्धि लगाएगा जब इसने नहीं पकड़ा तो मेरा हाथ निकल क्यों नहीं रहा, घुस तो गया था, निकल क्यों नहीं रहा। अब वो सोचे घुस इसलिए गया था क्योंकि हाथ ऐसे किया था, अब हाथ ऐसे है, तो अगर मैं इसको छोड़ दूं
जब उसका भ्रम निकल जाए, उसके बाद लोभ हो तो ना निकल पाए, तो फिर वो लोभ को छोड़े तब बाहर निकले। सिर्फ 2 पॉइंट थे, एक अज्ञान और दूसरा लोभ का साय। पहले तो उसको पता ही नहीं कि मैं मेरी भूल से पकड़ा गया हूँ। पता भी चल जाए तो कोई लोभी हो, लालची हो तो भी ना छोड़े। अरे चने कैसे छोड़ दूँ, तो नहीं छोड़ेगा तो मरेगा, खा तो पाएगा नहीं, शिकारी और पकड़ लेगा उसको। तो जहाँ वो विवेकी हो, बुद्धि लगाए और मुट्ठी को खोले, उसका मोह छोड़े, बाहर आ जाए। समझ में आया? चलिए, बाकी ठीक था। अच्छा, मुझे आनंद आया आप दोनों की कॉपी चेक करके। बहुत कुछ कवर किया है आपने, ठीक है। और प्रश्नों के उत्तर भी मतलब सेटिस्फैक्ट्री हैं, ठीक है। बाकी तो क्या है कि वो धीरे धीरे कला आती है ना। बहुत अच्छा है, लेकिन आपको समझ में भी आना चाहिए, क्लैरिटी आपके उपयोग में बननी चाहिए। बाकी बच्चे लाएं आज कॉपी कंप्लीट कर करके। देखो टाइम पे दोगे तो चेक करूँगा, लेट होगी तो फिर मैं चेक ही नहीं करूँगा, ग्रेडिंग भी नहीं करूँगा। करनी तो पड़ेगी ना, हो अपने आप थोड़ी हो जाएगी। कोई वो जादुई बोने थोड़ी आएंगे जो रात को आते थे 2 बोने और काम करके चले जाते थे। मेरे को कोई एक्सक्यूज़ नहीं चाहिए। हो जा रहा है, नहीं हो जा रहा है, एकदम टाइट होके करो। देखो आप जितना इसको ढीला छोड़ोगे ना, ये बेकार हो जाएगा आपका। आप अपने आप को टाइट रखो एकदम, ठीक है। अटैकिंग मोड में, फौज में होते हैं ना, 1 मिनट में बैल बजती है, उठ कर सुर गोली की तरह भागते हैं वो सारे काम। कोई आलस नहीं। आखिरी साल है आपका, तो इस साल में जितना ले सकते हो ले लो, ठीक है ना। फिर आगे की तो होनहार है, क्या कैसे है, क्या होगा। आप लोगों में से कुछ है आगे का कुछ प्लान, कहाँ जाओगे इसके बाद? तो इसी साल ले लो जितना ग्रहण करना है, ठीक है। ये कोई एक्सक्यूज़ नहीं होता। अब ये उठता नहीं है, रोते हैं, तो सुबह एकदम फटाक मैं कहा गुरुकुल डाल दूंगा, नहीं तो फिर तुम तो उठ जाते हो ना एक बार में। 5 बजे जब नॉक हुआ, फट घर में उठ जाते थे क्या? अब देखो कितने लाभ हैं गुरुकुल में पढ़ने से। समझ में है? सारा आलस दूर भाग जाता है। दिन में सोने का टाइम तो नहीं मिलता होगा। अभी मिल रहा है, वैसे भी स्कूल से आते तो फिर काम वाम रहता है, थोड़ा आराम करना। बेटा यही ज़िंदगी है, ज़्यादा आलस करने से नुकसान ही नुकसान है। आलस हमारा सबसे बड़ा शत्रु है। जिसने आलस को जीत लिया, ठीक है, सफलता उसके कदम चूमती है। हम अपने आलस से परेशान होते, थोड़ा सा अपने मन को समझा नहीं पाते। तो आप इंटरेस्ट लेना चालू करो। ये आप ही की नहीं, हमारी भी बात है। हम आलस करते हैं तो काम पेंडिंग होते जाते हैं, जबकि होता है कि काम को फटाफट निपटाओ साथ के साथ। जैसे अभी आप पढ़ के गए, तो कोशिश करो कि सिर्फ 15 मिनट। आप जितना डिले करोगे वो टाइम बढ़ता जाएगा। जो काम 15 मिनट में निपट जाएगा यहाँ से जाते ही, अगर आप शाम को लेके बैठोगे तो उसमें आधा पौना घंटा लगेगा, ठीक है। और फिर कल लेके बैठोगे तो गायब भी हो जाएगा, ठीक है। वो है ना, स्ट्राइक द आयरन वाइल इट इज़ हॉट। क्या है कि मौके पे ही चौका मार लो, समझ में। और आपका तो बड़ा उत्तम काल है, सुबह सुबह का, माइंड एकदम फ्रेश, मेमोरी में एकदम जो बात घुस जाएगी तत्व ज्ञान की, भूलोगे नहीं फिर। तो देखिए ये टॉलरेबल नहीं होगा कि भाई मुझे टाइम नहीं मिला, मुझे ये नहीं हुआ। आप कल की छोड़ो, जब कल जो होगा वो तब देखेंगे। लेकिन आज के दिन तो आपके पास है ना फुर्सत, तो सारा का सारा अभी जल्दी से जल्दी कवर करो। उसको क्यों पेंडिंग रख रहे हो? आप क्यों नहीं कर रहे हो? कॉपी नहीं दिखा रहे कोई भी? तो सुन लो। अब इसके भी छूटे थे, इसने भी सुन के अपना काम कर लिया फटाफट। आप भी कर लो, ठीक है। ये तो है ही। तो इसीलिए आप जो पढ़ाया घर जाते उसके नोट्स बना लिया करो, नहीं तो भूल ही जाओगे। इसीलिए तो कह रहा हूँ ना। हाँ कोई बात नहीं, वो हो जाता है। आप जैसे पढ़ के जाते हैं ना, तो आज ही सेम डे में जब भी आपको फुर्सत मिले, मेन पॉइंट्स। अच्छा दूसरा, आप जो नोट्स बनाते हैं ना, बहुत बड़ी राम कहानी ना लिखें हैं, टू द पॉइंट लिखें। पूरी भाषा लिखने की और मुझे ब्रीफ देने की ज़रूरत नहीं है उसकी। आप तो सिर्फ टू द पॉइंट, बुलेट्स पॉइंट भी लिखेंगे तो मुझे समझ में आएगा कि हाँ आपको समझ में आया। अब जैसे मैंने ज्ञप्ति की कॉपी देखी, ज्ञप्ति की कॉपी में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आप लोगों की कॉपी में नहीं है।
मन जो मेरी क्लास में आई हैं बातें वो आप नहीं लिख पाए, शायद उसने यूट्यूब से एक एक सुने दोबारा दोबारा और शायद इसीलिए वो लिख पाई है। ठीक है, तो अब क्लास में कुछ इम्पोर्टेंट जो बातें आती हैं उसको छोटा सा लिखा करो। अब आप क्या होगा, आप उसको बड़ा लिखोगे ज़्यादा तो उसके बाद के जितनी बातें हैं वो छूट जाएंगी। ये भी तो देखना है ना आपको। हाँ, तो फिर आगे सोचते रहते जब वहाँ अलग से जाके बैठे कि यार क्या बताया था अंकल ने, मतलब वो इतना सा नहीं ऐसा है ना, आप लिखने में, इसीलिए मैं कहता हूँ लिखने में ज़्यादा टाइम वेस्ट करते हो ना तो वो समझ में नहीं आती बातें। आप छोटा सा पॉइंट लिखकर उसको समझो, ग्रास्प करो और घर जाके उसको रिकॉल करो। एक बार मैंने ऐसे स्टार्ट किया था जब मैं शुरू में बड़े पंडित जी के प्रवचनों में जैसे सुना, तो पहले हमें क्या आदत थी कि वहीं क्लास में लिखो, लेकिन उससे मुझे बहुत डिस्ट्रैक्शन लगता था, बहुत डिस्टर्ब होता था, क्योंकि आनंद ही नहीं आ पाता था। वो लिखने में लगे रहो, जो स्वाद लेना होता है स्वाद नहीं आता। तो मैंने क्या किया, लिखना बंद कर दिया, उस प्रवचन को सुना ध्यान से, मज़ा आता है, तो वो आपकी मेमोरी में अच्छे से फिक्स हो जाता है। अब प्रवचन सुन के आए, कहीं किसी से कोई बात मत करो, 15-20 मिनट के लिए अकेले में बैठ जाओ कॉपी लेके। अब पहले जो आपको पॉइंट आ रहे हैं जल्दी जल्दी वो फटाफट लिखते जाओ लाइन से, छोटे छोटे। उसको एक्सप्लेन मत करो, अभी जो बातें आ रही, किस किस बातों पे बात हुई थी, क्या क्या अच्छी बातें आई थी, क्या क्या भूल जाते हैं। नहीं भूलते हम, क्या है अपने मन को ना इधर उधर बातों में, फालतू की चीज़ों में लगाते हैं तो उड़ जाता है ज्ञान। आप चुपचाप समेट के पोटली लपेट के ले आओ, आँख नाक कान मुंह सब बंद, फटाफट आके अपने रूम पर जो बातें आई इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखो। आप जैसे लिखने चालू करोगे बुलेट पॉइंट्स, इस चीज़ पे बात हुई थी, इस चीज़ पे बात हुई, इस चीज़ पे बात हुई, ऐसे ऐसे लिखते जाओ तो सारा रिकॉल हो जाता है और वो पूरा ऐसा रिवाइज हो जाएगा, आप कभी नहीं भूलोगे उसको। ठीक है, तो अब ये मेरे को कोई एक्सक्यूज़ नहीं देगा कि हमको टाइम नहीं मिला, ये नहीं मिला, वो नहीं मिला। ठीक है, हम तो आप लोगों से भी ज़्यादा बिजी हैं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं निकाल लो टाइम, और टाइम वेस्ट मत करो। अपने समय की कीमत को पहचानो कि आप देखो हम कहाँ से अपना समय बचा सकते हैं। वही काम जिसमें आप 2 घंटे लगा रहे हो 15 मिनट में भी हो सकता है। आप ये देखो, एक तो स्पार्कल पेन कोई यूज़ नहीं करेगा, बिल्कुल वेस्टेज है, क्योंकि उसमें ढंग से दिखता भी नहीं। ठीक है, कल मैंने चेक की, बच्चे कह रहे पापा आपके मुंह पे क्या लग रहा है, सारा आँखों में, मुंह पे, मैं क्या पता नहीं। फिर मैंने देखा वो सारी चमकीली वो हाथ लगते ही वो उतर जाती है हाथ पे, ऐसे किया तो लग गई, कहाँ छुआ तो लग जाती है। दूसरा, वो ढंग से पढ़ा भी नहीं जाता, क्योंकि वो स्पार्कल कर रहा है, आप उसको ढंग से नहीं पढ़ पाओगे। तो बचत करो समय की भी। चलिए, तो ये आपको मैंने अलग से प्रेरणा दी कि अब मुझे कोई एक्सक्यूज़ ये नहीं चाहिए कि हमारे पास टाइम नहीं है, मेरे पास वो काम था, ये काम था। मैं बिल्कुल स्ट्रिक्ट हो जाऊँगा, अंतिम वर्ष है आपका। ठीक है, तो जितनी मेहनत कर लोगे उतना निखर जाओगे। सूरज तपे तपे रे माटी, आगे क्या है, तुझको तप ना होगा, यही तप है, ये तपस्या है। मैं इनसे भी कहता हूँ कि तुम अगर 6 बजे आ रहे हो क्लास में तो ये समझो ये तपस्या है। ठीक है, 6 नहीं उठोगे 6:30 उठ जाओगे, आधे घंटे के क्या फ़र्क पड़ता है। चलिए, तो अव्यक्त के 2 विशेषण हो गए। षड द्रव्यात्मक लोक जो गेय है वो व्यक्त है, आत्मा उससे अन्य इसलिए अव्यक्त है। ठीक है, कषायों का समूह भावक भाव वो व्यक्त है, आत्मा उससे अन्य इसलिए अव्यक्त है। बेटा यहाँ नोट पूरा करने के चक्कर में मत लगो, ये इंपॉर्टेंट बातें आपकी सारी चली जाएंगी, क्योंकि मेरी कोशिश ये होती है यहीं आपको लर्न हो जाए। मैं तो एक बात को 10-10 बार फिर आता हूँ, फिर भी उठा दो ना, थोड़ा वजन भी कम होगा। आलस नहीं करना चाहिए, सब आलस है। आप लोग एक तो सीधे बैठा करो। तो आपने स्ट्रक्चर खराब कर लिया है ना अपना। चलो देखो, यही अंतर होता है, घर पे मम्मी पापा इतने स्ट्रिक्ट नहीं हो सकते। सही है, वैसे तो चिल्ला लेंगे, डांट लेंगे, कर लेंगे, लेकिन यहाँ सब लोग आपकी मतलब भलाई के लिए, क्योंकि मोह है ना, घर वालों का अलग टाइप का मोह है और यहाँ के लोगों का अलग टाइप का मोह है। समझ में, जैसे मान लो किसी दिन ये प्रवचन में नहीं आए तो इसकी मम्मी कहती है अरे बच्चे पे दया कर लो, सो रहा है बेचारा, रहने दो उसको। तो मैंने कहा मैं दया ही कर रहा हूँ कि जो इसको उठा के ले जा रहा हूँ,
समझ में आया? दो अलग अलग तरह की दया है ना? तो घर वाले जो करेंगे वो दया वास्तव में नुकसानदायक है। वो कहेंगे अरे मेरा बच्चा छोटा है, सो जा बेटा। वो कहेंगे कोई बात नहीं बेटा, खा ले, आज तेरा मन कर रहा है तो। समझ में आया? कोई बात नहीं, तू कुछ मत कर, सो जा। लेकिन एक दूसरी दया भी है कि दूसरे कहेंगे नहीं, जैसे स्कूल में स्ट्रिक्ट होता है ना कि कल लर्न होना चाहिए, कल ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। समझ में आया? तो हमें समझना चाहिए कि किस में हमारी भलाई है। हाँ जी, आपके लिए कह रहा हूँ स्पेशल, कि हमें खुद सोचना है कि हमारी भलाई किस चीज़ में है। हम तो छोड़ देंगे ढीला, आपको भी कह देंगे अरे छोड़ो नोट्स वोट्स, क्या बेचारे छोटे बच्चे हो, मज़े करो, ठीक है, कोई नहीं, हम पेपर बता देंगे। तो बच्चों को बड़ा मज़ा आता है। जब हम छोटे थे, हमारे कोई मास्टर जी थे और वो पेपर से एक दिन पहले, ठीक है, जो बच्चे ट्यूशन पढ़ते थे उनको पेपर बता देते थे और वो बच्चों से हम पूछ लेते थे। हमें बड़ी खुशी होती थी, वाह। लेकिन वो बड़ी नुकसान की चीज़ है। फ़ायदे की है कि नुकसान की है? समझ में आया? लेकिन हम लालची है ना, सोचते फ्री में नंबर आ जाएंगे और मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी। क्या हुआ? अच्छा, वो याद आ गया होगा अपना टाइम, कैसे ही होता होगा स्कूल में। चलो, तो 2 पॉइंट कौन सुनाएगा मुझे? ये सुनाएगी अनिमेशा। नहीं, पहले देखो, सिंपल सी बात है, 6 द्रव्यों से लोक को नहीं, आपको पहले बताना है लोक। लोक क्या है? 6 द्रव्यात्मक, यानी षड द्रव्यात्मक या 6 द्रव्यों के समुदाय रूप जो लोक है वो ज्ञेय है, व्यक्त है, और मैं उससे अन्य हूँ। बोलो। क्यों व्यक्त है? क्योंकि वो ज्ञेय है। देखो, इसको ज्ञेय तो समझ में आ रहा है, लेकिन इन ज्ञेयों को जानने वाला ज्ञायक वो नहीं दिखाई दे रहा, वो अव्यक्त हो रहा है। ठीक है, वेरी गुड। और दूसरा पॉइंट, कषाय समूह, कषाय भावों का जो समुदाय है, कषाय समूह का क्या है? कषाय भावों का, ठीक है, कषाय भावों का समूह जो भावक भाव, मैं आत्मा उससे अन्य हूँ, माने वो व्यक्त है। पहले बताना पड़ेगा कि व्यक्त क्या है, और मैं उससे अन्य हूँ इसलिए अव्यक्त हूँ, ज्ञायक। तीसरा बोल कोई सुना सकता है? ये मैंने इम्पोर्टेंट बताया था और बताया था, इसमें विवाद भी होता है। हाँ, जो सामान्य में चैतन्य की जो व्यक्ति अर्थात पर्याय है, वेरी गुड। अव्यक्त है। अव्यक्त नहीं है, वो निमग्न है, डूबी हुई है, लीन है। ठीक है ना? निमग्न का मतलब हो गया अव्यक्त। व्यक्तियां निमग्न हैं, तो समस्त चित्त सामान्य में चैतन्य की समस्त, यानी तीनों काल की व्यक्तियां निमग्न हैं, इसलिए अव्यक्त है। कौन? चैतन्य सामान्य। समझ में आ गया था? इसमें कार का उदाहरण दिया था आपको, सामान्य में विशेष गर्भित होता है। अच्छा, ये तो तीनों काल की पर्यायों से मैंने वो किया था भिन्न। अब अगले पॉइंट में कि अच्छा, तीनों काल की व्यक्तियां तो निमग्न हैं, लेकिन वर्तमान की व्यक्ति रूप तो हूं मैं, वर्तमान पर्याय रूप तो हो गया। तो उसके लिए चौथा बोल दिया। क्या दिया भाई साहब? क्या है चौथा पॉइंट? मेरी किसी बात का बुरा मत मानना, मैं कुछ कह देता हूँ वैसे ही मजाक में, हल्के में, ठीक है? किसी को डांट दिया, किसी को कुछ कह दिया, तो यहाँ मत रखना, ठीक है? दूर कर देना। समझ में आ रहा है? बोलो, चौथा बोल। क्षणिक व्यक्ति मात्र नहीं है, माने एक समय की जो पर्याय है, मैं सिर्फ इतना मात्र नहीं हूं। ठीक है, जो क्षणिक व्यक्ति है वो है व्यक्त, और मैं क्षणिक व्यक्ति मात्र नहीं हूं, माने वर्तमान पर्याय रूप ही नहीं हूं, इसलिए मैं हूं अव्यक्त। अदिति, समझ में आ रही है बात? दिया तले अंधेरा नहीं होना चाहिए। मेरे सबसे पास बैठी हो और सबसे उपयोग गायब हो रहा है तुम्हारा बार बार, तो जाओ घुमाओ थोड़ा सा, कुछ डालाओ मुँह में, जाओ जाओ, थोड़ा सा टहल के आओ, थोड़ा पानी वानी पी के आ जाओ।
चलिए नेक्स्ट। 4 हो गए याद सबको? वैसे तो ये मेरी तरफ से ख़त्म हो चुका है, इसीलिए कि आप लोगों को याद हो जाए इजीली। इम्पोर्टेंट बोल हैं ये। अच्छा, 5वां पॉइंट क्या था? व्यक्तता और अव्यक्तता एकम एक मिश्रित रूप से प्रतिभाषित होने पर भी, क्योंकि व्यक्तता अव्यक्तता यानी द्रव्य पर्याय, व्यक्त यहाँ कह रहे हैं पर्याय को और अव्यक्त कह रहे हैं द्रव्य को, सामान्य को अव्यक्त कह रहे हैं, विशेष को व्यक्त। कहीं लिख लिया करो चुपचाप, ही छोटी छोटी बातें आ जाती हैं तो, है ना। यहाँ अव्यक्त कह रहे हैं द्रव्य को और व्यक्त कह रहे हैं पर्याय को। द्रव्य को अव्यक्त, यहाँ से लिखो ना, अव्यक्त और व्यक्त, लाइन डाल लो। द्रव्य पर्याय, सामान्य विशेष, ठीक है। सामान्य क्या है? व्यक्त है कि अव्यक्त है? हाँ, और विशेष व्यक्त। तो व्यक्तता और अव्यक्तता एकम एक मिश्रित रूप से मिश्रित प्रतिभाषित होने पर भी वह केवल व्यक्तता को ही स्पर्श नहीं करता, माने केवल व्यक्तता रूप नहीं है, केवल पर्याय रूप नहीं है, या केवल उसी का अनुभव नहीं करता, केवल उसे ही नहीं जानता, क्योंकि वो वस्तु तो द्रव्य पर्यायात्मक है, व्यक्ता व्यक्त है, तो वो उस पूरे रूप परिणमित होता है। कल मैंने स्पर्श का अर्थ लिखवाया था ना, होना, उस रूप परिणमना, अनुभवना, जानना, ठीक है। ये अर्थ प्रसंग के हिसाब से ही होते हैं। तो केवल व्यक्तता को स्पर्श नहीं करता, इसलिए अव्यक्त है। तो केवल व्यक्तता को स्पर्श क्यों नहीं करता? उसका हेतु क्या दिया कि व्यक्तता और अव्यक्तता एकम एक मिश्रित रूप से प्रतिभाषित होने पर भी केवल व्यक्तता को स्पर्श नहीं करता, इसलिए अव्यक्त है। एकांत का निषेध है। अंतिम, ये उसके जैसे ही आपका जो अरूप, अरस, अगंध में छठा बोल था ना, लगभग उसके जैसा है, थोड़ी सी भाषा अलग है बस। स्वयं अपने से ही बाह्याभ्यंतर स्पष्ट अनुभव में आ रहा है, यानी स्वयं अपने से ही जानने में आ रहा है, बाह्याभ्यंतर स्पष्ट अनुभव में आ रहा है, यानी इसमें व्यक्ता व्यक्त स्पष्ट अनुभव में आ रहा है। तथापि व्यक्तता के प्रति उदासीन रूप से प्रकाशमान है। व्यक्तता क्या क्या थी? देखो, पहले बोल में क्या थी व्यक्तता? 6 द्रव्यात्मक लोक, फिर कषाय समूह, भावक भाव, फिर समस्त व्यक्तियाँ। जो समस्त व्यक्तियाँ थी वो व्यक्त थी, लेकिन वो निमग्न हो गई, तो इसलिए चित्त सामान्य अव्यक्त हो गया। चित्त सामान्य अव्यक्त था और व्यक्तियाँ व्यक्त थी। अब उसको निमग्न किया, वो चित्त सामान्य में निमग्न है ना। फिर केवल व्यक्तता को स्पर्श नहीं करता, इसलिए अव्यक्त था। अब छठे बोल में स्वयं अपने से ही बाह्याभ्यंतर स्पष्ट अनुभव में आ रहा है, फिर भी व्यक्तता के प्रति उदासीन रूप से प्रकाशमान है। माने जो हमने व्यक्तताएं बताई थी, इसको उपादेय नहीं मानता, इसका आश्रय लेने लायक नहीं है। आश्रय तो चित्त सामान्य का लेना है, ठीक है, द्रव्य का आश्रय लेना है, पर्याय का आश्रय नहीं लेना, इसलिए अव्यक्त है। तो ये हो गई बातें सिद्ध। अब आगे बढ़ते हैं। इतनी बात अपनी कल हो चुकी थी, अब आगे। छठा समझ नहीं आया। देखो, छठे में आपको बस इतना ही समझना है कि वो व्यक्त को भी अव्यक्त को भी, ठीक है, दोनों को जानता है। लेकिन जो व्यक्त है, जैसे केवली भगवान, अपने को भी जानते हैं और लोकालोक को भी जानते हैं, लेकिन लोकालोक के प्रति उदासीन रूप से उसे उदासीन रहकर जानते हैं, माने उसमें तन्मय नहीं होते, उसे अपना स्वरूप नहीं मानते, समझ में। लेकिन अपने में, अपने को जो जानते हैं, तन्मय होकर भी जानते हैं। जैसे डॉक्टर है, अब एक बच्चा आया कि मेरे दांत में बहुत दर्द हो रहा है, दांतों का डॉक्टर है, तो वो उस दर्द को जानता है, लेकिन उसके खुद के दांत में दर्द हो तब भी जानता है। तो वो अपने दांत के दर्द को भी जानता है और दूसरे के दांत के दर्द को भी जानता है, लेकिन दोनों के जानने में अंतर है। क्या अंतर है?
कि दूसरे के दांत के दर्द को जानते हुए भी उसमें तन्मय नहीं होता, उसमें एकम एक नहीं होता, उसे अपना स्वरूप नहीं मानता, और अपने जो दांत का दर्द होता है उसका वेदन भी करता है, दुखी सुखी भी होता है। अंतर समझ में आ रहा है? तो यहाँ भेद विज्ञान की मुख्यता से ये गाथा है। तो ये व्यक्त और अव्यक्त दोनों को जानता है, लेकिन फिर भी व्यक्तता के प्रति उदासीन पने से प्रकाशमान, उसको उदासीन रहकर जानता है, क्योंकि वो उपादेय नहीं है। और जो अव्यक्त स्वरूप है, माने चित्त सामान्य है, अनादि अनंत, जिसको हम त्रिकाली ध्रुव के नाम से परिचित हैं, वो कैसा है कि वो उसमें रमने लायक है, वो उपादेय है, वो दृष्टि का विषय है। ठीक है, इसलिए अव्यक्त है। कौन? कि आत्मा के व्यक्तता के प्रति उदासीन रूप से प्रकाशमान है, इसलिए अव्यक्त है। ठीक है, अब इतनी मीमांसा करनी हमें अलाउड है नहीं, क्योंकि हमें यही आदेश है कि एक सामान्य ताकि बच्चों को उसका सामान्य ज्ञान बने। लेकिन फिर भी इस गाथा में हमने 4 दिन लगा दिए हैं। ठीक है, अब उससे ज़्यादा इसकी खुलासा नहीं करेंगे। अब आप थोड़ा सा याद कर लो, फिर समय पाकर जब आप अपना अभ्यास करेंगे गहराइयाँ तब बनती हैं। इस प्रकार रस, रूप, गंध, स्पर्श, शब्द, संस्थान और व्यक्तता का अभाव होने पर भी, देखो अब अलिंग ग्रहण का बोल है, किस किस का? जो 5 विषय बताए थे कि मैं रस नहीं हूँ, रूप नहीं हूँ, गंध नहीं हूँ, वर्ण नहीं हूँ, शब्द नहीं हूँ, संस्थान वाला नहीं हूँ, व्यक्तता का अभाव होने पर भी। अब आगे की बात देखो, किताब में देखने पर जल्दी थोड़ा ज़्यादा समझ में आता है। स्वसंवेदन के बल से, स्वसंवेदन माने अनुभव के द्वारा, स्वयं सदा प्रत्यक्ष होने से, क्योंकि आत्मा अपने को अपने अनुभव से प्रत्यक्ष जानता है, अनुमान गोचर मात्रता के अभाव के कारण, कि मात्र अनुमान का विषय नहीं हूँ, ये आत्मा मात्र अनुमान का विषय नहीं है, इसलिए इसको कहा अलिंग ग्रहण। अनुमान क्या होता है? लिंग से लिंगी को जानना। लिखो अनुमान, लिंग से लिंगी का ज्ञान अनुमान कहलाता है। लिखो बेटा जल्दी से, इतनी देर में तो खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट बात पे आ जाऊंगा, पेज खोलने में। भाई बताया था ना फौजी कैसे होते हैं, क्या लिखा? लिंग से लिंगी का ज्ञान अनुमान है। जैसे आपको यहाँ से दूर से धुआं नजर आया तो आपने कहा यहाँ पर जरूर अग्नि होनी चाहिए, तो लिंग माने होता है चिन्ह। ठीक है, किसी चिन्ह के द्वारा या फिर साधन से साध्य का ज्ञान, वो भी अनुमान, उसे ही अनुमान कहते हैं। लिखो दूसरी परिभाषा इसकी, साधन से साध्य का ज्ञान। जैसे धुएं को देखकर अग्नि का ज्ञान, वह अनुमान है, लेकिन अनुमान भी सम्यक ज्ञान का ही अंग है। लिखो, जैसे धुएं को देखकर अग्नि का ज्ञान। तीनों पॉइंट लिख लिए। आगे लिखो, अनुमान भी सम्यक ज्ञान का अंग है। कोई ये ना समझे अनुमान माने अंदाजा, वैसे अंदाजा लगा लिया। सम्यक ज्ञान का अंग है। तो यह निषेध अनुमान का नहीं है कि मात्र अनुमान का ही विषय नहीं है, स्वसंवेदन गोचर है। इसलिए हम कह रहे हैं अलिंग ग्रहण। आ माने नहीं, लिंग माने अनुमान, आ माने नहीं, लिंग माने अनुमान। मात्र अनुमान से ही ग्रहण होने वाला नहीं है, इसलिए ये अलिंग ग्रहण है, क्योंकि स्वानुभव गोचर है। अनुमान होता है परोक्ष, लिख लो, अनुमान होता है परोक्ष, स्वसंवेदन है प्रत्यक्ष। अनुमान है परोक्ष, इनडायरेक्ट है ना, लिंग से देखकर लिंग की पहचान कर रहे हैं वहां। स्वानुभव है प्रत्यक्ष। तो इसलिए आत्मा मात्र अनुमान गोचर नहीं है,
अनुमान गोचर नहीं है इसकी मना नहीं कर रहे, इसलिए शब्द लगाया मात्र अनुमान का ही विषय, ठीक है। अकेले अनुमान से ही जाना जाए ऐसा नहीं है, स्वानुभव गोचर है। इसलिए ये जीव कैसा है, अलिंग ग्रहण है। आगे समझ में? तो रस रूप गंध स्पर्श शब्द संस्थान और व्यक्तता का अभाव होने पर भी स्वसंवेदन के बल से, अब इसमें रस नहीं है, आप इंद्रियों से तो जान नहीं सकते इसको, ठीक है, व्यक्त भी नहीं है, संस्थान वाला भी नहीं है, तो फिर इसको जानोगे कैसे? तो फिर ये अनुमान का विषय नहीं है, मात्र अनुमान का विषय नहीं है। तो स्वसंवेदन के बल से स्वयं सदा प्रत्यक्ष होने से अनुमान गोचर मात्रता के अभाव के कारण, अनुमान गोचर मात्रता, मात्रता लगाए, इसको अंडरलाइन करो, मात्रता को। एक एक शब्द से चेंज हो जाती है बात। वहां लिखा था केवल एक रस वेदना परिणाम को पाकर ही रस को नहीं चखता, तो मना नहीं है। लेकिन अगर आप एक का एकांत, कोई कहे ज्ञप्ति के पापा हैं, कि केवल ज्ञप्ति के पापा हैं, ऐसा नहीं है। ज्ञप्ति के पापा है बात तो ठीक है, लेकिन केवल ज्ञप्ति के पापा हैं ऐसा नहीं है। तो ऐसी केवल एक रस वेदना परिणाम को पाकर ही रस नहीं चखता। वेदना परिणाम माने जानन रूप, वो तो आई नहीं वापस, तबीयत खराब हो गई उसकी है। अच्छा ठीक है, अच्छा मम्मी चली गई हैं उसकी, ओके, ये मोह का दुख है, ये मोह की पीड़ा है, समझ गए, कोई बात नहीं। देखो कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, ठीक है ना। अब जो खोने को तैयार नहीं हो पाएगा कैसे? क्यों भाई? मैंने सही में धन्य है वो बच्चे, महान पुण्य का उदय है कि जिनके घर वाले भेज देते हैं और जो घर छोड़कर आ जाते हैं, क्योंकि जो डेवलपमेंट यहाँ आके होता है वो घर में कभी नहीं हो सकता। कभी बच्चे उठ सकते हैं इतनी जल्दी और इतनी पढ़ाई एक के बाद एक क्लास, और स्कूल का भी, इसका भी, उसका भी, पूरे दिन है। लेकिन कई लोग बड़ा एंजॉय भी करते हैं। घर पे आजकल कोई खेलने वाला नहीं, अकेले अकेले बच्चे वो बंद फ्लैट में घुटते रहते हैं, ना खेलने को, ना बात करने को, ना कुछ। यहाँ आपको हर टाइम आपके जैसे बच्चे मिले हुए हैं साथ में। चलो एक पैराग्राफ और बस। अब अपने कितने बोल हो गए आपने टोटल किया? 6 पंजे 30 तो पहले हो गए थे, 4 अनिर्दिष्ट संस्थान के 34, 41 हो गया। अब एक रह गया, बताओ कौन सा रह गया, कौन बताएगा? वेरी गुड, चेतना गुण। बाकी तो सब हो गए। अलिंग ग्रहण का एक बोल है ना, इस अलिंग ग्रहण के, अकेले अलिंग ग्रहण के 20 बोल हैं प्रवचन सार में, और उसमें अच्छी हवा मतलब खराब हो जाती है, वो उतने भाव वासना नहीं होती। तो इस अलिंग ग्रहण पर 20 बोल हैं प्रवचन सार गाथा 172 में। चलिए समय हो गया। गाथा 172, उसमें अलिंग ग्रहण, अकेले अलिंग ग्रहण पे 20। वहाँ आरस वरस पे ध्यान नहीं दिया। अमृत चंद्राचार्य ने ये भी टीका लिखी और अमृत चंद्राचार्य ने वो टीका भी लिखी। वहाँ उन्होंने अलिंग ग्रहण पे फोकस करके 20 बोल लिखे, यहाँ अलिंग ग्रहण को एक में निपटा दिया। वहाँ आरस वरस के बोल नहीं है। चलिए पढ़ते हैं। किसमें? वहाँ बता तो दिया, ये तो संस्थान। चलिए अब चेतना गुण पढ़ लेते हैं। इसको, ये आपको बहुत आसान है, आप सब समझते हैं। अपने अनुभव में आने वाले चेतना गुण के द्वारा, कैसा है चेतना गुण? अपने अनुभव में आने वाला। तो उस चेतना गुण के द्वारा सदा अंतरंग में प्रकाशमान है। क्वेश्चन बना लो।
ये जीव किसके द्वारा सदा अंतरंग में प्रकाशमान है? ये जीव किसके द्वारा सदा अंतरंग में प्रकाशमान है? अगला क्वेश्चन, कैसा है वो चेतना गुण? अपने अनुभव में आने वाला है चेतना गुण। चेतना गुण की खासियत ये वाली है, अपने अनुभव में आने वाला है। बाकी और गुण तो ऐसे हैं कि जो हमारे अनुभव में नहीं आते, जैसे श्रद्धा गुण, चारित्र गुण अपने अनुभव में नहीं आता, लेकिन चेतना गुण अपने अनुभव में आने वाला है, तो उसी के द्वारा आत्मानुभूति की जाती है। ये खास विशेषता इसलिए बता रहा हूँ। कैसा है चेतना गुण? अपने अनुभव में आने वाला है, तो उसके द्वारा सदा अंतरंग में प्रकाशमान है, इसलिए जीव कैसा है? चेतना गुण वाला है। ठीक है। और अब उसकी महिमा बता रहे हैं। कैसा है चेतना गुण? चेतना गुण समस्त विप्रतिपत्तियों को नाश करने वाला है, माने सारे झगड़ों को मिटाने वाला है, जिसने अपना सर्वस्व भेद ज्ञानी जीवों को सौंप दिया है। अंडरलाइन कर लो इस बात को कि चेतना गुण ने अपना सारा वैभव, ठीक है, सारा तिजोरी का खजाना किसको सौंप दिया? भेद ज्ञानी जीवों को। अगर आप भी भेद ज्ञान करोगे तो आपको भी उस चैतन्य स्वरूप की चाबी मिल जाएगी, चैतन्य स्वरूप का खजाना आपके हाथ लग जाएगा। जो समस्त, ये पॉइंट याद कर लेना, बड़े अच्छे सुंदर पॉइंट है। जो समस्त लोकालोक को ग्रासीभूत करके, इस पे हम एक क्वेश्चन दे सकते हैं क्या? चेतना गुण का महात्म्य स्पष्ट कीजिए, या चेतना गुण की विशेषताएं लिखिए। कैसा है वो चेतना गुण? ठीक है, विशेषताएं समझ गए ना। समस्त लोकालोक को ग्रासीभूत करके, जैसे वो कहते हैं ना, ऐसे लपेट के खा गया हो, जैसे ग्रास बनाकर खा गया, निगल गया। तो कैसा है वो चेतना गुण? समस्त लोकालोक को ग्रासीभूत करके मानो अत्यंत तृप्ति से उपशांत हो गया, माने पेट भर गया उसका। इसने क्या किया? चेतना गुण के द्वारा लोकालोक को जान लिया और शांत बैठ गया। नहीं तो ये क्या है, वो क्या, वो क्या कह रहा था, वो क्या कह रहा था, इस इच्छा से भूखा रहता था। अब इसने चेतना गुण के द्वारा समस्त लोकालोक को ग्रासीभूत कर लिया, पी गया, खा गया, जान लिया, तो मानो अत्यंत तृप्त होने से उपशांत हो गया। इस प्रकार इसलिए अपने स्वरूप में से बाहर आने के लिए निरुद्यमी हो गया। अब अपने स्वरूप से बाहर ही नहीं आना चाहते भगवान। सर्वकाल में किंचित मात्र भी चलायमान नहीं होता। कभी तो भगवान बोर हो जाते होंगे, है ना? जैसे मान लो अब रोज ढोकला 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 खाओ तो बोर हो जाओगे ना, अरे नहीं आज नहीं खाना। लेकिन वो अपने स्वरूप में ऐसे तृप्ति हुई कि कभी भी जो स्वरूप में लीन हुए, स्वरूप से बाहर आना ही नहीं चाहते। और इस तरह सदा लेश मात्र भी नहीं चलित अन्य द्रव्य से असाधारणता होने से जो स्वभाव भूत है, आपके में भी असाधारणता लिखा है, आ जाओ बेटा आ जाओ। असाधारण समझते हो ना, स्पेशल, अन्य द्रव्यों से भिन्न। असाधारण का मतलब यह स्पेशल है, हटके है, कुछ अलग है, साधारण नहीं, वीआईपी। कि अन्य द्रव्यों से असाधारण माने भिन्न होने से स्वभाव भूत है। ये चेतना गुण के विशेषण थे। तो ऐसे चैतन्य स्वरूप परमार्थ रूप जीव है, जिसका प्रकाश निर्मल है, ऐसा ही भगवान इस लोक में एक टंकोत्कीर्ण भिन्न ज्योति रूप विराजमान है। जा वाणी के ज्ञान